नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, जनता के साथ संपर्क साधते हैं। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश को अक्सर कहा जाता है कुर्सी प्रेमी। हालांकि कहा भी क्यों ना जाए, बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, वो भी सीएम फेस के तौर पे। अगर बात की जाए, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कई बातें उठी, सीएम फेस के लिए उन्हें चुना जाने लगा। लेकिन इसके बाद सीएम नीतीश ने अपना दांव खिला और अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। इसी बीच एक और बड़ी बात निकल के हो जाती है, जैसे चुनावी परिणाम इस बार इतिहास के पन्नों पर भी दोहरा नजर डाले तो काफी उल्टा है। क्योंकि हमेशा से हमें पता है कि राजद एमवाई समीकरण के तहत वोट बैंक से आता है, लेकिन इस बार की चुनावी परिणाम यह साबित करता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जज्बे के साथ कुर्सी प्रेमी टैग अपने साथ रखे हैं, उस जज्बे के साथ वो कार्य भी करते हैं। तो आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सितेश से। सितेश जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी प्रेमी कहा जाता है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है उसके चुनावी परिणाम से साफ जाहिर होता है कि सिर्फ कुर्सी प्रेमी ऐसी नहीं उनको टैग मिला है, बल्कि वाकई वो अपने कार्यों के तौर पर कुर्सी प्रेमी कहे जाते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात जो आपने कुर्सी प्रेमी वाली कही, ये तो बिल्कुल कुर्सी प्रेम वाली बात है। जब उनकी राजनीति फंसती है, जब लगता है कि दाव पे चुनका फंस रहा है, तब पार्टी बदल लेते हैं। या फिर जब भी राजनीति उनकी कहीं कहीं कमजोर पड़ती है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ते नहीं है। इसलिए कुर्सी प्रेमी कहना लाजमी है जी। अगर कुर्सी प्रेमी की बात थोड़ा साइड करके हम देखें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों सीएम फेस के लिए जाने लगे थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अपना दांव खेलना शुरू कर दिए। कहा जाए तो राजद जो कि एमवाई समीकरण के तहत आगे बढ़ता है, इस बार वो भी फेल होता हुआ नजर आया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं को किसी न किसी लॉलीपॉप के माध्यम से लुभाने की कोशिश किए हैं, जैसे उनकी शराब नीति कह दीजिए। इसके अलावा अभी जो चुनाव हुआ है, बिहार में उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिहार विधानसभा के लिए एक अपने आप में प्रभावशाली है। बिल्कुल। काजल, बात किया जाए सीएम नीतीश की, हालांकि सीएम नीतीश हमेशा से कहते रहते हैं कि एनडीए के साथ है और एनडीए के कई बाजियों पर उनका दांव भी देखा जाता है। लेकिन इस बीच अब देखा जाए, राजद जैसा कि एमवाई समीकरण को साधता है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट भी सीएम नीतीश की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखती हैं? चुनावी परिणाम के बाद ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश के कार्यों की संलिप्तता जो है वो आरजेडी से बढ़ चढ़कर आगे है, और मुस्लिम लोग जो हैं वो ज्यादातर नीतीश जी को वोट देना अच्छा मानते हैं। जी, हालांकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की तो जितने भी मुस्लिम वोटर्स थे वो लगातार सीएम नीतीश की तारीफ भी किए। ये तक कहते नजर आए कि सीएम नीतीश ने जाति कभी नहीं देखा है। वो जब भी कार्य किए हैं या तो बिहार के लिए काम किए हैं, और जब भी उनके बयान भी निकलकर सामने आते तो वो ये नहीं कहते कि हिंदुओं के लिए काम करेंगे, यादवों के लिए काम करेंगे। हमेशा से वो ये कहते हैं कि इस राज्य का हम विकास करने आ रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? सितेश जी, आपसे मेरा एक और प्रश्न हो जाता है, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहा जाए तो राजद की एमवाई समीकरण को अब काटने की शुरुआत उनकी शुरू हो चुकी है, और हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी जानने की कोशिश की, जिसमें साफ तौर पे हमें नजर आया कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो सीएम नीतीश की तारीफें कर रहे हैं। और हमेशा से देखा गया है कि सीएम नीतीश जब भी बयान देते हैं या फिर जनसंपर्क साधने जाते हैं तो वो ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं यादव का विकास करूंगा, हिंदू का विकास करूंगा। हमेशा कहते हैं कि मैं इस राज्य का विकास करूंगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब कोई भी नेता जब कुर्सी पे बैठा होता है तो उसके लिए कोई जातिवाद नहीं होता जी। उसको जो दिखता है वो विकास का पथ दिखता है। लेकिन अगर कोई नेता अगर जातिवाद करेगा तो उसे कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है जी। ये बात भली भांति नीतीश कुमार जानते हैं। इस वजह से किसी जाति पर, किसी खास वर्ग पर टिप्पणी करने से हर बार बचते हैं। और रही बात, दूसरी बात आपने कही, एमवाई समीकरण जो है वो आरजेडी के खाते से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और नीतीश कुमार की ओर झुकाव दिखाई रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं, इसका परिणाम मान लीजिए, आप कह लीजिए कि सकारात्मक रहा एनडीए के लिए, लेकिन जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सीएम फेस के लिए होगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो जहां है वो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा और वो अपने तरीके से वोट करेगा, वोट बैंक साधेगा जी।
नेहा जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है। जिस तरह से सीएम नीतीश हमेशा महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अगर मैं बात करूं शराब नीति की, ये शराब बंदी का लागू तभी हुआ था जब महिलाएं को रात को पुरुष आते थे, शराब का सेवन करते थे और महिलाओं को घर पर आकर अपने गुस्से को निकालते थे, पीटते थे। और ये तमाम ऐसे मामले हैं जो अभी थाने में भी दर्ज है, जिसे सीएम नीतीश काफी अच्छे से पहचाने और महिलाओं के लिए ये कदम उठाए थे। तो इसे आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, सीएम नीतीश जो हैं वो लगातार महिलाओं को आकर्षित करते रहते हैं शराब के लिए। जी, माफी चाहूंगा, आपको यहाँ पे कोट करूंगा। नीतीश कुमार की जिस शराब नीति की आप बात कर रही हैं, सराहना कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन क्या वो धरातल पे कितना सकारात्मक रहा, ये ध्यान देने की जरूरत है। नीतीश कुमार पहले शराबबंदी की घोषणा करते हैं, शराबबंदी हो भी जाता है ऑफिशियली तौर पे, लेकिन जब शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में प्रतिबंध है और शराब बंद है, तो लगातार ये जो खबरें आ रही हैं, इस जिले में लोग इतने मर गए, इस जिले में इतने मर गए, ये जहरीली शराब आखिर सप्लाई हो कहाँ से रहा है? जी। एक और बात हो जाती है सितेश जी कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, जो भी हम मामले इन दिनों देखे कि शराब के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन इसके बाद अब सीएम नीतीश के भी विचार बदलने शुरू हो गए हैं। उनका एक बयान सामने निकल कर आया है कि मैंने जिस लोगों की अच्छाई के लिए ही इस कानून को लागू किया, अब वही उनका घेराव करना शुरू कर दिया, क्योंकि विपक्ष लगातार सीएम पे हमलावार हो रहे, तो शराबबंदी नीति को ही लेकर इसे आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, शराबबंदी पहली चीज, ये चीज हमें समझना चाहिए कि शराबबंदी से हमें आर्थिक भी नुकसान है, राजस्व को भी नुकसान है। जब सही रूप से, सुचारू रूप से अगर मान लीजिए किसी चीज को आप लीगली कर देते हैं, तो वह वैलिड है, हर कोई इजीली उसको उपलब्ध हो जाएगा, पी लेगा। लेकिन अगर उस चीज़ पे प्रतिबंध है, तो लोग चोरी से पीने की कोशिश करते हैं, चुपके से पीने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, उन्हें उसका 2 कीमत चुकाना पड़ता है। और दूसरी चीज़, वो क्वालिटी भी नहीं मिलती, क्या पता उसमें मिलावट हो, क्या हो, इस चीज़ से किसी को कोई जानकारी नहीं होती, और वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, और क्या करता है कि वो उस चीज़ का सेवन कर लेता है। सेवन करने का खमियाजा हर बार भुगतना पड़ता है, कभी 40 लोग मर गए, कभी 50 लोग मर गए। जब सीएम नीतीश कुमार से ये बात पूछा जाता है कि जहरीली शराब से इतने लोग मर गए, तो वो ऐसा स्पष्ट कह देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। क्या ये एक नेता को इस तरीके से बयान करना चाहिए, बयान देना चाहिए? दूसरी बात, जब आप खुद शराब नीति आप बंद करवाए हैं, तो शराब नीति इतनी विफल क्यों है? तीसरी बात, विपक्ष अगर बार बार अगर आरोप लगा रहा है कि शराब जो बंद है उसको खोल देना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। इससे राज्य का भी आर्थिक नुकसान है, आम जनता को भी नुकसान है। हालांकि लेकिन इसमें एक और नोटिस करने वाली बात हो जाती है, जो सीएम नीतीश के ही अपने लोग हैं, मैं अधिकारियों की बात कर रही हूँ, प्रशासन की बात कर रही हूँ। लगातार प्रशासन क्या करते हैं कि जो आम मजदूर है उन्हें पकड़कर लाते हैं, उनसे मोटी रकम लेते हैं और फिर जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे रईसी लोग हैं वो भी शराब का सेवन करें लेकिन बच जा रहे। और ये सबसे बड़ा सवाल सीएम नीतीश पर उठता है कि आखिर बिहार में शराब सेवन क्यों हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है। तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो दूसरे राज्य से शराब ला करके हमारे राज्य में आकर पीते हैं। इस पर आप क्या कहना? देखिए, पहली चीज, जब आप ये प्रतिक्रिया देते हैं कि दूसरे राज्य से शराब हमारे राज्य में आ रहा है, तो आप बॉर्डर पे क्यों नहीं सशक्त होते? जब राज्य का बॉर्डर लगता है उस जगह आप सशक्त होइए। दूसरी चीज, अगर आप खुद ये मानते हैं कि दूसरे राज्य से आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? यानी आपकी प्रशासनिक कार्रवाई सही नहीं है, शासनिक कार्रवाई सही नहीं है, या फिर आप भी उसमें संलिप्त हैं। कहीं ना कहीं आप पे भी ये सवाल खड़ा होता है कि आप भी कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, क्योंकि शासन प्रशासन तब तक सुस्त होता है जब तक कोई नेता एक्टिव ना हो। जब सरकार ही इस चीज को लेकर कोई ठोस कदम ना उठाएगी, तो शासन प्रशासन और आम जनता इसका तो हमेशा। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, जो कि मैंने अभी कई मुद्दों पर सवाल किए राजद एमवाई समीकरण को लेकर। आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है सीएम नीतीश की तरफ झुकाव लाने तो शुरू कर दिए, इसे हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चारों उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं वो स्वरूप आपके सामने है और इसे आप नकारने की बात कर रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, बिहार जो है, बिहार और यूपी खासकर युवाओं का है, युवाओं का राज है, और जिस तरीके से बढ़ती तादाद में बेरोजगारी है, महंगाई है, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लगातार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, 1.5 लाख वैकेंसी, लाठी चार्ज होता है। ये कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है, आप इस चीज को मानिए। और जो बार बार धर्म की राजनीति करके सियासत में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे, और कहीं ना कहीं वोट करेंगे और अगली हो सकता है कहीं नई सरकार का रूप दें, किसी नई पार्टी को चुने।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे सहयोगियों को सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन यहाँ बात आती है राजद के एमवाई समीकरण को काटने की। तो जैसा कि अभी सतीश जी ने क्लियर आउट किया कि किस तरह से बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर सरकार का घेराव जारी है। जब शराब बात करती है कि दूसरे राज्य से इस राज्य में लाकर शराब का सेवन किया जा रहा है, तो वो कई पाबंदियों को भी शामिल कर सकते हैं। जी देखिए, अभी बिहार में मुख्य रूप से आरजेडी जेडीयू थी जो मुख्य रूप से चुनाव लड़ती थी, वाकई, और कांग्रेस मान लीजिए मिलके चुनाव लड़ती थी और बीजेपी एनडीए के साथ लड़ती थी। लेकिन अभी जो वर्तमान पार्टी एक नई खड़ी हुई है, ये दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं घंटी है खतरे की। जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, ये दोनों को कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रही है और ये धरातल पे है लोगों की बात रखने की कोशिश माफ कीजिएगा, आपने जनसुराज की बात की, लेकिन जनसुराज तो अपने दाव खेलते रहते हैं। और जनसुराज की एक और मोटिव जाना जाए तो वो क्या करते हैं कि जो कार्य पीछे छूट गए हैं उन्हीं कार्य को वो आगे कर रहे हैं। चाहे बात किया जाए सीएम नीतीश, लगातार आपको पता है कि महिलाओं का वोट बैंक साधने का कार्य करते हैं, और वही कार्य जनसुराज के प्रशांत किशोर भी इस बार धरातल पर उतारे। महिला संवाद किए थे और महिला संवाद के बीच अपनी धर्म पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतारे थे। इस बीच अगर बात की जाए एमवाई समीकरण, राजद की पार्टी का जाता है, हमेशा से राजद एमवाई समीकरण को आकर्षित किया है, लेकिन जनसुराज इस बार राजद के एमवाई समीकरण को अपनी तरफ खेलने की शुरुआत की। यानी जो प्रशांत किशोर के सुर है वो कहीं ना कहीं जो पहले के कार्य छूट रहे हैं उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये बात सब कोई भली भांति जानते हैं। प्रशांत किशोर अगर इन दोनों पार्टियों के अलावा कुछ हट के काम नहीं किए, कुछ नया मुद्दा लेकर नहीं आए, तो सत्ता में कैसे आएंगे? ये जाहिर सी बात है। दूसरी चीज आपने कही कि वो पिछले कामों की व्याख्या करते हैं और उस काम को सामने लाते हैं। तो जो सरकार नहीं कर पाई उस काम को अगर रखना, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये तो वोट बैंक काटने का एक जरिया दिख रहा है, और इसमें कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले जो हमें जानकारी मिली थी, ये भी बातें निकलकर सामने थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि वो बाकियों का वोट बैंक काट सके। जैसा कि अभी चुनावी परिणाम में हुआ, एमवाई समीकरण राजद के खेमे में जाता था, लेकिन इस बार नहीं वैसा देखने को मिला। राजद के कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं किए बिहार में, और ये सबसे बड़ा असर दिखाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जनसुराज के प्रत्याशियों की वजह से ये चीजें हुई है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से? देखिए, ये जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, और कोई पार्टी अपने इच्छा अनुसार चुनाव लड़ रही है तो यहाँ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। वो अपने हिसाब से वोट बैंक काट रही है कि नहीं काट रही है, उसको अपना अधिकार है, अपने तरीके से लड़ रही है मैदान में। दूसरी चीज, अगर आप उससे बेहतर काम किए हैं तो इस चीज को आपको टेंशन ही नहीं होना चाहिए। आप सत्ता में भी रहे हैं, सत्ता के बाद भी रहे हैं, एक अच्छे विपक्ष के तौर पे आप जाने जा रहे हैं, पक्ष में भी एनडीए की सरकार। तो एनडीए अगर काम किया है, आरजेडी काम किया है, जेडीयू काम किया है, तो इनको तो टेंशन ही नहीं होना चाहिए। अपने 5 साल के पिछले कार्य को उठा के सामने रख दें सत्ता में। बिल्कुल, यानी आप ये साफ बातों से कहना चाहते हैं कि जनसुराज इस बार न सिर्फ सीएम नीतीश के लिए बल्कि राजद के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। बिल्कुल, इस बार जो जनसुराज होगा वो मास्टर स्ट्रोक खेलेगा। कहीं ना कहीं इस बार बिहार विधानसभा में वो एक अच्छा सीट लाएगा और वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर का रूप लेगा। तो जैसे कि अभी आपने हमारी बातचीत देखी, बातचीत में हमने कई बड़े खुलासे किए, साथ ही साथ जनसुराज यानी जनसुराज के सबसे बड़े सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी बातें कही। हालांकि वोट बैंक साधने की कोशिश को नाकाम करते हुए सितेश जी ने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब आपके समक्ष बड़ी बातें हैं। जिस तरह से आप वोट देने जाते हैं तो आप एक लोकतंत्र की आज़ादी के साथ वोट देते हैं या फिर पार्टी बेस पर देते हैं, ये देखने वाली बात हो जाएगी। दिलचस्प हो जाएगी कि 2025 का चुनाव किसके खेमे में जाता है, कौन जीत हासिल करता है और कौन फूलों की माला पहनता है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।